बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आइडियल न्यूज़ टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं हूँ बिलाल बाबर, आपका मेज़बान। आज हम मुल्क में जो सियासी हलचल हुई है उसके हवाले से एक नए तजिए के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले गुजारिश ये करता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को आखिर तक देखें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, आइडियल न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमें आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाने में मदद मिल सके। आज पाकिस्तान में जो दो सियासी हलचल हुई हैं वो बहुत अच्छे हवाले से हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इंतखाब के बाद माफिया के ख़िलाफ़ जंग का जो ऐलान किया था, आज उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो ऐसे महकमों से करप्शन को निकाल बाहर करें जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तौर पर बदनामी का बायस बन रहे हैं। इसी हवाले से उन्होंने अपने इंतखाब के बाद अपनी काबीना को भी ये हिदायत की कि जिन जिन महकमों के अफसरान को या वज़रा को ये अहदे दिए गए हैं वो अपनी वजारतों में करप्शन का बीज जो बोया गया है, जो साबका सियासी हुकूमतों ने बोया है, उसको बिल्कुल ख़त्म करें। इसी हवाले से कई दफ़ा मौजूदा हुकूमत ब्लैकमेल भी हुई है। इसका अंदाज़ा आपको इससे भी होगा कि शुगर माफिया ने भी इसी हुकूमत में सर उठाया, जिसका इल्ज़ाम भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत पर गया। इसके अलावा पेट्रोल माफिया ने भी सर उठाया। गुज़श्ता साल पेट्रोलियम के बहरान के हवाले से पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के हवाले से एक इशू उठा कि पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान हो गया, जबकि असल सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान नहीं था, बल्कि वही माफिया था जिसने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने के लिए ये शोशा छोड़ा। और हमारे पाकिस्तान में होता भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी चीज़ की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं तो वो माफिया यकमुश्त ऐलान करके पूरे पाकिस्तान में उसकी सप्लाई बंद कर देता, जिसकी वजह से आवाम ख्वार होते हैं। इसी हवाले से पिछले साल अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने इसको भी नोट किया कि जो अद्वियात बेचती हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, उन्होंने भी अपनी बात मनवाने के लिए यही तरीका अख्तियार किया जो पेट्रोलियम मसनूआत को बेचने वाले पेट्रोल पंप मालिकान ने किया। आज पिछले साल जो पेट्रोलियम बहरान आया था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक कमेटी तजवीज़ दी थी जिसने ये इसके जो खद्दो-खाल थे उसके हवाले से, करप्शन के हवाले से एक रिपोर्ट उन्होंने जामे रिपोर्ट तैयार करनी थी और वज़ीर-ए-आज़म को पेश करनी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने उसके आगे कैबिनेट डिवीज़न को ये हिदायत जारी करनी थी कि वो इसके हवाले पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा, ये दो महकमे हैं जो आपको पेट्रोल और गैस जो है ना वो पूरे मुल्क में सप्लाई करने के जिम्मेदार हैं। अब सूरत हाल ये थी कि जो साबका पेट्रोल बहरान आया गुज़श्ता साल, उसमें जब हुकूमत ने ओगरा से पूछा कि आप पेट्रोल की फराहमी के जिम्मेदार हैं पूरे मुल्क में और इसकी कीमतों के तयन के जिम्मेदार हैं, तो आपकी तरफ से कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। इसके जवाब में ओगरा ने कहा कि हमारा ये जिम्मा नहीं है, पेट्रोलियम डिवीज़न की ये कारकर्दगी है और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। गोया ये कहकर ओगरा ने अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन जब यही बात पेट्रोलियम डिवीज़न के अफसरान तक पहुंची तो पेट्रोलियम डिवीज़न के अफसरान ने भी यही किया और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो ओगरा पर डाल दी और ये कहा कि ये काम हमारा नहीं बल्कि ये ओगरा का काम है। अब पाकिस्तान में होता यही है कि जब भी आप किसी माफिया को हाथ डालते हैं या किसी करप्शन किंग के हवाले से कुछ के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल एक कमेटी बना दी जो ये तहकीक करेगी कि आखिर बहरान पैदा क्यों हुआ और कीमतों में इजाफा इतनी जल्दी क्यों करना ज़रूरी हो गया। इस हवाले से आज की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जो पेट्रोलियम डिवीज़न के अपने जो मुआविन ख़ुसूसी हैं पेट्रोलियम के हवाले से, नदीम बाबर साहब, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। इसके बाद जो ओगरा के पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं उनको भी ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अब ये जो माफिया के खिलाफ जो जंग शुरू हुई है उसके ये दो, आप ये समझे कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और दो महकमों को वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत ने दोनों महकमों के अफसरान को जिम्मेदार करार देकर अपने ओहदों से बर्खास्त कर दिया है
اور اس کی بالکل جانب غیر شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے رپورٹ تیار کرنے کی انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہوا یہ تھا کہ وزیر اعظم اس حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ٹاسک دیا گیا ہے ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ جتنی جلد ہو سکے 90 روز کے اندر اس کی تحقیقات مکمل کریں، اور گزشتہ سال جو پیٹرول کا بحران پیدا ہوا تھا اس میں اوگرا اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسران کی جو ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کا تعین ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اور وہ ایسے ذمہ داروں کو آگے لے کے آنا ہے جنہوں نے پیٹرول بحران میں اپنا کردار ادا کیا اور حکومت اور عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ وزیر اعظم کی یہ جنگ پوری قوم کی جنگ ہے اور ہمیں ان کا ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے۔ عمران خان پاکستان میں کرپشن کے خلاف سب سے بڑا جہاد کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ وزیر اعظم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں، اور ہمارا پیغام آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ کرپشن کی اس جنگ میں آپ موجودہ حکومت کا ضرور ساتھ دیجیے تاکہ پاکستان کو ایک شفاف اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ میں شامل کیا جا سکے۔ دوسری ایک بہت بڑی سیاسی ہلچل یہ ہے کہ اپوزیشن سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کو مقرر کر دیا گیا۔ جب اے پی سی کا اجلاس ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پوری پاک فوج اور پوری حکومت کے خلاف بڑے دھڑلے سے تقریریں کی، اور خاص طور پر انہوں نے پاک فوج کو للکارا۔ یقین جانیے کہ پاک فوج وہ محکمہ ہے جس پر پاکستان کا ہر شہری جو ہے نا وہ فخر کرتا ہے، اور یہ پاک فوج ہی ہے جس نے پورے ملک کو امن و امان کے تحفے دیے۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہو یا کسی سانحے میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ ہو، پاک فوج ہمیشہ صف اول میں کھڑی نظر آتی ہے، اور ملک میں جس بھی بحران کا سامنا ہوتا ہے اس وقت عوام کی زبان پر پاک فوج کا انعام ہوتا ہے۔ یقیناً پاکستان کے عوام جو پاک فوج پر بہت زیادہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی تو اسے پوری قوم نے مسترد کیا اور ان کے بیانیے کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن ان کا جو اتحاد بن رہا تھا جس کو بعد میں انہوں نے پی ڈی ایم کا نام دیا، اس میں 3 طاقتیں اوپر آئیں، ایک پیپلز پارٹی، دوسری مسلم لیگ نون اور تیسرے مولانا فضل الرحمان۔ اب مولانا فضل الرحمان کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے انہوں نے پاکستان کی دولت کو جس طرح لوٹا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی جاگیریں بنائی ہیں، وہ سارے میڈیا پر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ نیب بھی اس حوالے سے کارروائی کر رہا ہے، ملکی عدالتوں میں بھی اس حوالے سے چہم گوئیاں جاری ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم مفادات پرستوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کا مستقبل بھی کوئی نہیں، ان کے حالات بھی کوئی نہیں، اور ایک وقت آئے گا جب یہ خود ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ وہی ہوا۔ زرداری صاحب نے جب جلسہ رکھا کارساز کی برسی کے حوالے سے، وہاں بھی مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کو یہ گزارش کرتے رہے کہ آپ میاں نواز شریف کو تقریر کرنے دیں، لیکن وہاں پہ بھی آصف زرداری نے انکار کر دیا، کیونکہ آصف زرداری میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی چال کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ وہ اکثر پورے ملک میں یہی کہا جاتا ہے کہ زرداری سب پر بھاری، اور واقعی انہوں نے ایسا اپنے لیے راستہ اسی دن منتخب کر لیا تھا جس دن اے پی سی کی تقریر ہوئی تھی، لیکن پی ڈی ایم میں رہنا بھی ان کے لیے ضروری تھا کیونکہ وہ پریشر کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ پھر پریشر کریٹ ہوا، پھر اس کے بعد آ گیا کوئٹہ جلسہ میں بلاول بھٹو کو جانے کے لیے کہا گیا کہ آپ بھی وہاں تشریف لائیں، لیکن انہوں نے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، ضمنی الیکشن کے حوالے سے اپنی مصروفیات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کوئٹہ جلسہ اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کے بعد صورتحال بڑھتی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے۔ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو مختلف شہروں میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، خاص طور پر اس میں مریم نواز شریف بہت زیادہ سرگرم رہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان جلسوں سے بھی پوری قوم متاثر نہیں ہو سکی۔ وہ لوگ جن کے حوالے سے مسلم لیگ نور اور مولانا فضل الرحمان سمجھتے تھے کہ وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور ہمارے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے، وہ واقعی سڑکوں پر نہیں آئے، حقیقی طور پر وہ سڑکوں پر نہیں آئے، اور مسلم لیگ نون کی یہاں پہ جو توقعات تھیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکی۔ آگے چلا سلسلہ پی ڈی ایم میں جو اختلافات شروع ہوئے اس کی بنیادی وجہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم سے
बाज़ाब्ता तौर पर खारिज हो चुकी है। और इस वक्त PDM में दो जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग नून है और एक मौलाना फजलुर रहमान है। अब क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब ये एक दूसरे की पुष्टपनाही कर रहे हैं और अपने मफादात के लालच में लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि PDM की 11 जमातें एक साथ होकर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती हैं और ऐसे इत्तेहाद का मुजाहरा करती हैं कि हुकूमत को जाना पड़ता। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने हमेशा एक ही बात कही है कि मैं आज इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुल्क की जो दौलत लूटी गई है वो ये तमाम साबका हुकूमतें और इनके लीडरान जो हैं वो ये दौलत पाकिस्तान को वापस करें। मैं आज ही इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है नाज़रीन, बहुत बड़ी आला ज़रफ़ी होती है। वज़ीर आज़म साहब ने हर मौका पर एक ही बात कही है, बैनुल अक़वामी फोरमों पर भी करप्शन के हवाले से बात की है, मुल्क की सियासी जमातों के हवाले से भी उन्होंने एक ही बात दोहराई है कि मैंने NRO नहीं देना और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी जाल बिछा लें, लेकिन मैंने आपको NRO नहीं देना। और उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे भी तो आपकी PDM इस तरह मुत्तहद नहीं रह सकेगी। अब सूरत क्या हुई कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अकेले रह गए जरदारी साहब के जाने के बाद। अब पीपल्स पार्टी ने चूंकि अपने पत्ते खेलने हैं और वो खेल भी रही है, एक तरफ उन्होंने उस इजलास में जरदारी साहब ने ये कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जब अपोजिशन से पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना के पास ऐसी सादा अक्सरियत नहीं है कि जिनके इस्तीफों से मौजूदा हुकूमत को गिराया जा सके। उसके आगे जरदारी साहब ने ज़रब ये लगाई कि अपोजिशन सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से बड़ी खामोशी से किरदार अदा किया और बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कमर में ऐसा छुरा घोंपा कि अब मुस्लिम लीग नून को संभलने का मौका नहीं मिल रहा। अब सूरत यह है कि सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद असूली तौर पर अगर देखा जाए, इखलाकी तौर पर देखा जाए या असूली तौर पर देखा जाए तो मरीम नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन ये रोने लग पड़े हैं और उनके जो तर्जुमान हैं, उनके जो लीडर हैं वो भी अब अपने बयानात में इसकी भड़ास निकाल रहे हैं। एहसन इकबाल ने ये फरमाया है कि पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान PDM को पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। गोया उन्होंने ये एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ने PDM की कमर तोड़ कर रख दी और आसिफ जरदारी ने खास तौर पर PDM को लताड़ के रख दिया। उसके बाद जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ये कहते हैं कि हमारी PDM के इजलास में इस्तीफों के हवाले से कोई बात नहीं हुई, ना ही हमें ये कहा गया कि आप मुश्तरका तौर पर इस्तीफे दें, ना ही हमने ये वादा किया था कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ये सारी इनकी अपनी घड़ी हुई कहानियां हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पहले भी एक दूसरे के हरीफ थी, लेकिन सवाल ये है कि PDM के फोरम पर ये जमातें एक दूसरे की हलीफ कैसे बन सकती हैं। ये सादा सा एक फार्मूला है, सादा सा एक मकबूला है। आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं, आज के दुश्मन कल के दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन बारसूरत हमारे पाकिस्तान में चूंकि सियासी सूरत बदलती रहती है, लेकिन पहले से ये नजर आ रहा था कि PDM की जितनी जमातें हैं 11 रुकनी जो इत्तेहाद है इनका एक ही मकसद है कि वो अपने मफादात के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और इस ज़िम्मन में पीपल्स पार्टी ने अपना कंधा मुस्लिम लीग नून और JUI फेस से हटा लिया है और अब PDM के पास चंद टूटे फूटे सिक्के रह गए हैं। दूसरी तरफ एक और भी आपको ये बताते चलें कि जो बाकी जमात रह गई है PDM की, मुस्लिम लीग नून और JUI, इसमें भी मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी से तो शाकी थे ही, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून से भी शाकी हैं, उनसे भी खाइफ हैं, उनसे भी शिकवा रखते हैं। उसकी वजह यह है कि सेनेट में जिस तरह उन्होंने वोट दिए और अपोजिशन लीडर को यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब किया, उसके हवाले से भी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स का किरदार को अच्छा खासा मुस्बत नहीं रहा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान अवामी नेशनल पार्टी से भी शिकायत कुनिंदा हैं और ये कहते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने भी PDM में रहते हुए वो किरदार अदा नहीं किया जिसका उन्होंने हमसे वादा किया था। अब सियासी सूरत जिधर जा रही है बड़ी तेजी के साथ, अब जहां सेनेट का अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कर लिया गया है, अब बात आ जाती है PDM के लॉन्ग मार्च की तरफ, क्योंकि इस्तीफों का मामला तो अब PDM की कोई जमात जो बाकी रह जाने वाली जमातें हैं PDM की
मुस्लिम लीग नून और JUIF है और इसके अलावा उनके जो इत्तेहादी हैं 9 जमाती ये इत्तेहाद है, ये 10 जमाती इत्तेहाद है, इनमें से दिए गए इस्तीफे उनकी वजाहत काबिल मुताज नहीं, उनकी वजाहत नहीं की जा सकती। उसका ना तो फ़ायदा है और ना ही उसका नुकसान है। इसलिए मुस्लिम लीग नून और JUIF और PDM की दीगर जमातें इस्तीफ़ों का ऑप्शन को छोड़ देंगी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है और ये जिस तरफ जा रही है उसमें हमारा तजिया ये है कि आने वाले चंद दिनों में PDM का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा और PDM की तमाम जमातें उसी तरह बिखर जाएंगी जिस तरह ये वन ऑप्शन एजेंडे पर इकट्ठी हुई थी। इसके अलावा लॉन्ग मार्च का अगर ये PDM बिखर जाती है जिसमें काफ़ी हद तक दरारें पड़ चुकी हैं, अब इसका आप ये समझें कि एक दीवार है, इसको एक और धक्का मिलेगा और ये दीवार धड़ाम से गिर जाएगी। इसके साथ ही लॉन्ग मार्च का इशू भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। हमने सियासी तजिया जो आपके सामने पेश किया वो हमारा ज़ाती है, आप इस तजिए से इख्तलाफ भी रख सकते हैं, राय भी दे सकते हैं। अगली वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, टच रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स राय दीजिए, अपने राय ज़रूर दीजिए ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। अगले वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।